हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूं आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, आज जो हम लोग अगर आप बीपीएससी तैयारी 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आप 6 to 8 या फिर टीजीटी या पीजीटी, अगर आपका बैकग्राउंड साइंस है तो ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। जो हम अपनी तैयारी है, और जैसा कि मैंने आपको इंट्रो में ही बताया था कि हम बेसिक से हायर तक जाएंगे, यानी मॉडरेट तक जाएंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एनिमल सेल है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बीपीएससी टीआरई हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, एलटी ग्रेड हो, जीआईसी हो, डाइट हो, कोई भी एग्जाम हो, या फिर डी ट्रिपल एसबी ही क्यों ना हो, वहां यहाँ से क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। खासकर ये जो सीरीज है ये बीपीएससी तैयारी 4.0 के लिए चलाई जा रही है, लेकिन अगर आप अदर एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं तो हमारे इस वीडियो से जरूर जुड़ें। आपको बता दें, बीपीएससी तैयारी में अगर 6 to 8 की बात करें तो 6 to 8 में आपको जो क्वेश्चन देखने को मिलता है वो भी आपको इसी लेवल का देखने को मिलेगा, क्योंकि अब 6 to 8 में भी कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है और आपके क्वेश्चन अब इजी देखने को नहीं मिलते हैं। इसके अलावा ये जो हमारी सीरीज है ये पीजीटी वालों के लिए स्पेशल है। अगर आप बिहार पीजीटी देने जा रहे हैं और आपका सब्जेक्ट जूलॉजी है तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। इसके साथ साथ अगर आप बॉटनी से पीजीटी देने जा रहे हैं तो बॉटनी की क्लासेस भी आपको हमारे इसी चैनल पे प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, आप उनको भी जरूर देखें। लास्ट में अपना एक फीडबैक जरूर बताइएगा। इस आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनिमल सेल। एनिमल सेल के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हम लोग डिस्कस करेंगे, और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जिस दिन 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे उस दिन आपको जूलॉजी के रिटर्न नोट्स भी मिलने प्रोवाइड हो जाएंगे एज आ पेड बैच। जैसे कि पेड बैच में आपको मिलता है उसकी तरह सेम आपको कंटेंट जो है, अच्छा कंटेंट राइटिंग बोर्ड के माध्यम से आपको मिलने लगेगा। ये क्लासेस आपके सामने लाइव अवेलेबल है। अगर आप चाहें, आपको पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेगा। इसमें आज जो हमारा टॉपिक है वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक से है। जितने भी क्वेश्चन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक से किसी भी एग्जाम में पूछे गए हैं तो आज उनको हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, साइटोक्रोम आर फाउंड इन। साइटोक्रोम पाए जाते हैं। साइटोक्रोम किसमें पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी, लाइसोसोम या माइटोकॉन्ड्रियल आउटर वाल। साइटोक्रोम किसमें पाए जाते हैं? सूत्रकणिका आव्यूह में, सूत्रकणिका क्रिस्टी में, लाइसोसोम में या सूत्रकणिका की बाहरी भित्ति में। उत्तराखंड पीसीएस लेक्चरर 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि सूत्रकणिका क्रिस्टी में, माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी में साइटोक्रोम जो है वो देखने को मिलते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये रेडॉक्स सक्रिय प्रोटीन होते हैं। इनके मूल में एक केंद्रीय Fe परमाणु होता है, यानी कि इनका जो केंद्रक होता है, इनका जो मिडिल पार्ट होता है, वहां पे आयरन परमाणु देखने को मिलता है जो एक सहकारक के रूप में होता है। बात करें साइटोक्रोम की तो साइटोक्रोम इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला में मौजूद मुख्य इलेक्ट्रॉन वाहक होते हैं और वायवीय श्वसन के दौरान एटीपी संश्लेषण में शामिल होते हैं। एटीपी सिंथेसिस क्या है? तो एटीपी का फुल फॉर्म कभी कभी आपको एग्जाम में देखने को मिल जाता है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी के सिंथेसिस में ये जो साइटोक्रोम होते हैं ये सक्रिय रोल प्ले करते हैं। बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है और इसकी जो आंतरिक झिल्ली होती है वो अंदर से फोल्ड होती है, जिसे क्रिस्टी कहा जाता है। ठीक है, यह आंतरिक स्थान को कवर करता है। बाकी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज फाउंड इन। ऑप्शन आपके सामने है। गोल्जी का पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? ऑल द सेल्स, सभी कोशिकाओं में। ऑल द सेल्स एक्सेप्ट आरबीसी, आरबीसी को छोड़कर सभी कोशिकाओं में। ऑल द सेल्स एक्सेप्ट प्रोकैरियोटिक सेल एंड आरबीसी, यानी सभी कोशिकाओं में प्रोकैरियोटिक कोशिका और आरबीसी को छोड़ के, या ऑल द एनिमल सेल्स एंड बैक्टीरियल सेल। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं उत्तराखंड पीसीएस लेक्चरर में आया हुआ है कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहाँ पाया जाता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहाँ पाया जाता है? फटाफट से कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जवाब देते चलिए। इसका सही जवाब हो जाएगा गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये सभी एक ही नाम है। इसकी खोज कैमिलो गोल्गी ने की थी और उन्हीं के नाम पे इसे गोल्गी कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। ये ऑल द सेल्स एक्सेप्ट प्रोकैरियोटिक और आरबीसी, यानी कि आरबीसी और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को छोड़कर ये सभी कोशिकाओं में देखने को मिलता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी गोल्गी बॉडी जो है ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाई जाती और ह्यूमन आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स में नहीं पाई जाती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ से जो पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि गोल्गी बॉडी की खोज किसने की थी, तो गोल्गी बॉडी की खोज कैमिलियो गोल्गी ने किया था। इसे गोल्गी अपैरेटस कहा जाता है। इसका एक
नेम होता है, इसे ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल के नाम से किसे जाना जाता है, किसी गोल्गी बॉडी को ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोशिका अंगक जिसमें डीएनए नहीं होता है, द सेल ऑर्गेनेल्स which do not have DNA, वो कोशिका का कौन सा अंग है जिसमें डीएनए नहीं होता है? ऑप्शन है न्यूक्लियस, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट। कौन सा वो अंग है जिसमें डीएनए नहीं होता है? तो हम सभी को पता है कि केंद्रिका के पास यानी न्यूक्लियस के पास, केंद्रक के पास तो अपना डीएनए होता है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के पास भी अपना डीएनए होता है, जिससे ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। गोल्गी बॉडी के पास कोई भी डीएनए नहीं होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। गोल्गी बॉडी के पास कोई भी डीएनए देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, जिस कोशिकांग में डीएनए नहीं होता है वो है गोल्गी बॉडी, केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस, इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, तीनों में ही डीएनए देखने को मिलता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीसोम उपस्थित होते हैं। ऑक्सीसोम किसमें उपस्थित होते हैं, यानी ऑक्सीसोम आर लोकेटेड इनसाइड द, ऑक्सीसोम किसमें प्रेजेंट होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, लाइसोसोम या गोल्गी बॉडी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में आपको ऑक्सीसोम देखने को मिलता है। ये उत्तराखंड SSC-LT साइंस में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑक्सीसोम क्या है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाता है। इसे प्राथमिक कण यानी प्राइमरी कण या फिर F1 पार्टिकल के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? प्राइमरी कण या फिर F1 पार्टिकल के नाम से जाना जाता है। ये कण माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी पर मौजूद होते हैं। ये मान लीजिए आपके सामने ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ये माइटोकॉन्ड्रिया का ऐसे स्ट्रक्चर होता है। इसकी जो इनर मेम्ब्रेन होती है ये ऐसे अंदर की तरफ धसी होती है, जिसे क्रिस्टी कहा जाता है। और इसी क्रिस्टी पर कुछ डॉट लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ऐसे अगर इनको जूम करके देखेंगे तो ये ऐसे होते हैं। इसी को F1 पार्टिकल के रूप में जाना जाता है। इसी को F1 पार्टिकल, ऑक्सीसोम या प्राथमिक कण के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ऑक्सीसोम ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलीकरण के लिए जिम्मेदार होते हैं, जिसमें ADP और अकार्बनिक फास्फेट से ATP का निर्माण शामिल होता है। यहाँ पे देखिए आपको डायग्राम भी बना के दिखाया गया है। ये माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम है। आप देख रहे हैं ये डबल मेम्ब्रेन होता है। ये बाहर वाला इसका आउटर मेम्ब्रेन है। ये जो अंदर है ये इसका इनर मेम्ब्रेन होता है, जो हल्का धसा होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है। इसी को क्रिस्टी कहा जाता है। और इसी के ऊपर आपको ऑक्सीसोम दिख रहा है। ऑक्सीसोम कहाँ दिख रहा है? ये जो दाने नुमा संरचना है, ये जो दाने नुमा संरचना, इसी को ऑक्सीसोम कहा जा रहा है। ठीक है, इसी को F0 या F1 प्रोटीन के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है अगर आप जूम करके देखेंगे एक ऑक्सीसोम का, तो इस तरह से देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पहले में आपको वैज्ञानिक दिया है, दूसरे में उनकी खोज दिया है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क करिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन के हिसाब से आपका 4 क्वेश्चन एक साथ तैयार हो रहा है। पहले में आपको दिया जॉनसन ने किसकी खोज की, रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की, रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की, तथा स्लाइडन और सॉन ने किस चीज की खोज की थी, वो आपको बताना है। अगर हम बात करें इनमें से आपको कुछ नहीं पता है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप एलिमिनेशन के माध्यम से भी कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है? तो एलिमिनेशन मेथड देखिए आपको सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। यहाँ पे आप देखिए, अभी मैं आपको एलिमिनेट करके दिखाती हूँ। अगर आप इनमें से किसी का नाम नहीं सुने हैं तो रॉबर्ट हुक का तो सुने ही होंगे, क्योंकि हमारे जीवन की जो स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होती है, बेसिक यूनिट होती है, वो सेल होती है। और सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। कैसे सेल की खोज? तो वो मृत कोशिका थी। तो 2 का 2 आप यहाँ पे देख लीजिए, आपको 2 ऑप्शन में मिल गया, ए में और डी में। अब 2 आपके तो ऑलरेडी कट गए, यानी कि अब आपको एक पता चल गया। इसके अलावा अगर कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, तो रॉबर्ट ब्राउन जो थे इन्होंने न्यूक्लियस की खोज की थी। किसकी खोज की थी? न्यूक्लियस की। 3 का 4 केवल आपको ऑप्शन ए में ही देखने को मिल रहा है। इस तरह से अगर आपको 1-2 जवाब भी पता है तो आप इसको एलिमिनेशन के माध्यम से कर सकते हैं। अब हम देखते हैं बाकी साइंटिस्ट ने किसकी खोज की थी। तो यहाँ पे जो जॉनसन दिए हुए हैं, जॉनसन जो थे, जॉनसन जेजेरियस इनका पूरा नाम था। ये कोई साइंटिस्ट नहीं थे, बल्कि ये चश्मा बनाने का कार्य करते थे। और इन्होंने सबसे पहला कंपाउंड माइक्रोस्कोप को खोजा था। पूछा जाता है सबसे पहला सूक्ष्मदर्शी किसने खोजा था?
तो जॉनसन जेजेरियस नामक वैज्ञानिक ने खोजा था। 1 का 3 हो जाएगा। रॉबर्ट हुक, जैसा अभी मैंने आपको बताया, इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। कोशिका अगर पूछा जाए केवल कोशिका की खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक ने की थी। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए लिविंग कोशिका की खोज किसने की थी, तो लिविंग कोशिका की खोज एंटोनियो वान लीवेनहॉक ने की थी। लिविंग कोशिका की खोज किसने की थी, एंटोनियो वान लीवेनहॉक ने की थी। इसके अलावा रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं जैसे आप कोई चीज खाते हैं, छुहारा खाते हैं, छुहारा का बीज होता है ब्राउन और न्यूक्लियस होता है बीज में एकदम न्यूक्लियस होता है। तो आप समझ लीजिए जो छुहारा का बीज है वो न्यूक्लियस है और ब्राउन कलर का होता है, तो इसकी खोज किसने की, रॉबर्ट ब्राउन ने की। इसी तरह से जीवित कोशिका और मृत कोशिका की खोज आप कैसे याद कर सकते हैं, रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की और ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की। अगर इसमें आप कंफ्यूज होते हैं तो एक बात ध्यान रखिएगा, एल से होता है ल्यूवेनहॉक और एल से होता है लिविंग, यानी लिविंग कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक, एंटोनियो वान ल्यूवेनहॉक इनका पूरा नाम था, इन्होंने की थी। उसके अलावा अगर बात करें स्लाइडन और स्वान की, तीनों ने कोशिका सिद्धांत दिया हुआ था। दोनों का अलग अलग अपना अपना सिद्धांत था, इन लोगों ने एक साथ नहीं दिया था। एक लोगों ने 1938 में, एक लोगों ने 1939 में दिया था, लेकिन कंबाइंड रूप से इनको एक साथ हम पढ़ते हैं। सेल थ्योरी किसने दी थी, तो स्लाइडन और स्वान नामक वैज्ञानिक ने सेल थ्योरी दी थी। तो इसका सही जवाब, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा था, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको हमारा एफर्ट पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज इसको अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए। ये पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उसको भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और आपको वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस तरह की वीडियो अगर आप लाइव सेशन के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं तो भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आप लोग मिलकर एक टाइम निर्धारित कर लीजिए कि आप किस टाइम पे जूलॉजी और किस टाइम पे बॉटनी के क्लासेस करना चाहते हैं, जरूर बता दीजिएगा। हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे, फिर हम आपके साथ उसी टाइम पे जिसमें आप सभी कंफर्ट हो, एक कॉमन टाइम ना, मतलब ऐसा नहीं कि कोई 8 बजे तारा कोई 9 बजे, एक कॉमन टाइम बता दीजिएगा उसमें किस टाइम में आपको जूलॉजी पढ़ना है, किस टाइम में आपको बॉटनी पढ़ना है, फिर हम आपको लाइव सेशन के माध्यम से इस तरह से वीडियो आपको प्रोवाइड करवाएंगे। हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोकैरियोटिक सेल लैक्स प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या नहीं होता है, ध्यान देना है ना, क्या नहीं होता, ओनली हिस्टोन इज इट्स डीएनए, केवल उनके डीएनए में हिस्टोन, केवल कोशिका पंजर यानी ओनली साइटोस्केलेटन, ओनली सब सेलुलर ऑर्गेनेल्स यानी केवल उपकोशिकीय अंग, या ऑल ऑफ एबव। ये क्वेश्चन आपको यूपी पीजीटी 2021 में देखने को मिला है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या नहीं होता है। तो देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है ये नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, प्रो प्लस कैरियॉन्स, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रो प्लस कैरियॉन्स, प्रो प्लस कैरियॉन्स। ठीक है, प्रो का मतलब ही होता है प्रीमिटिव। प्रो का मतलब क्या होता है, प्रो का मतलब होता है प्रीमिटिव, प्रीमिटिव यानी कि पुरानी यानी कि ओल्ड, प्रीमिटिव। और कैरियॉन्स का मतलब होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस यानी कि न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस पाया जाता है, यानी कि इसमें अनडेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है। ये बहुत पुरानी प्रकार की कोशिका है, इसमें जनरली कुछ भी देखने को नहीं मिलता है, जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो जनरली इसमें एब्सेंट होते हैं। इसमें डीएनए होता है लेकिन उसमें हिस्टोन प्रोटीन देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा इसमें साइटोस्केलेटन भी नहीं होता है, सब सेलुलर ऑर्गेनेल्स भी नहीं होता है, इसमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई भी चीज इसमें देखने को नहीं मिलता है। अब देख लीजिए यहाँ पे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की आपको बताई गई है कि इसमें क्या क्या नहीं पाया जाता है। जैसा मैंने आपको बताया प्रोकैरियोटिक ये अल्प विकसित होते हैं, अविकसित होते हैं, अनडेवलप्ड होते हैं। क्या, इनका न्यूक्लियस, इनका केंद्रक। उसके अलावा जो प्रोकैरियोटिक होते हैं इनमें पूर्ण विकसित न्यूक्लियस पाया जाता है। जिस तरह प्रोकैरियोटिक को 2 भागों में बांटा, उसी तरह यूकैरियोटिक भी 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, यू प्लस कैरियॉन्स। यू का मतलब होता है ट्रू, यू का मतलब क्या होता है, ट्रू, यानी कि पूर्ण विकसित न्यूक्लियस इसमें पाया जाता है। उसके अलावा बात करें प्रोकैरियोटिक की, तो इसकी कोशिका द्रव्य पूर्ण कोशिका में फैले होते हैं, यानी कि ये मान लीजिए एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है तो इसके जो कोशिका द्रव्य है, तो कोशिका द्रव्य क्या होता है, ये साइटोप्लाज्म जो इसमें भरे होते हैं, ये पूरी कोशिका में फैले होते हैं। जबकि अगर बात करें यूकैरियोटिक कोशिका की, तो इनके कोशिका एवं कोशिका कला के बीच सीमित रहता है। कोशिका कला क्या, सेल मेम्ब्रेन, ये मान लीजिए इनका सेल है, ये मान लीजिए सेल है, ये मान लीजिए न्यूक्लियस है, ये मान लीजिए यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ पे मान लीजिए आप मान लीजिए यहाँ पे गोल्गी बॉडी है। तो इनका जो मेम्ब्रेन, इनका जो कोशिका द्रव्य होता है ये इन सब में नहीं एंट्री करेगा, ये एक मेम्ब्रेन के द्वारा एक लिमिट जगह पे रहता है, किसमें, यूकैरियोटिक में। उसके अलावा प्रोकैरियोटिक में केंद्रक कला और केंद्रिका दोनों ही अनुपस्थित होती है, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस दोनों ही अनुपस्थित होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है,
ये मान लीजिए कोई कोशिका है, उसके बीच वाले भाग को न्यूक्लियस कहते हैं, इसके ऊपर जो मेम्ब्रेन पाई जाती है इसी को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है। ये दोनों ही प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होता है। जबकि हम बात करें यूकैरियोटिक कोशिका की, तो यूकैरियोटिक कोशिका में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस देखने को मिलता है। बात करें प्रोकैरियोटिक में, तो डीएनए हिस्टोन प्रोटीन रहित होता है, यानी इसमें डीएनए तो पाया जाता है लेकिन इसके साथ इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता? एचपी नहीं पाया जाता, हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता प्रोकैरियोटिक कोशिका में। और यूकैरियोटिक कोशिका में आपका हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए दोनों ही देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और दोनों में डिफरेंस है, वो भी हम देख लेते हैं। क्या है कि प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है, अगर देखिए यहाँ से एक कॉमन चीज आपको बता देते हैं। अगर आपसे कई ऑप्शन दे दे और पूछ ले कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में ऐसी कौन सी चीज है जो आपको दोनों में देखने को मिलती है, जनरली प्रोकैरियोटिक कोशिका में आपको कुछ भी नहीं देखने को मिलता। डीएनए मिलता है लेकिन उसमें हिस्टोन भी नहीं रहता है, ना ही उसमें गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारी चीजें, क्लोरोप्लास्ट वगैरह सब कुछ भी नहीं होता है। लेकिन अगर बात करें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में, दोनों में कौन सी चीजें पाई जाती है, तो वो होता है राइबोसोम। राइबोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स है जिसे ऑर्गेनेल विद ऑर्गेनेली कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह ऑर्गेनेल्स के ऊपर, कोशिका का जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसके ऊपर पाया जाता है, यानी ये ऑर्गन के ऊपर पाया जाता है, इसलिए इसे ऑर्गेनेल विद ऑर्गेनेली कहा जाता है। ये दो प्रकार का होता है, एक होता है 70S, एक होता है 80S। तो 70S जो होता है ये प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है, यूकैरियोटिक में आपका 70S और 80S दोनों देखने को मिलता है। यही एक ऐसा इकलौता कॉमन चीज है जो दोनों कोशिकाओं में आपको देखने को मिलता है। उसके बाद बात करें प्रोकैरियोटिक की, तो इसमें रिक्तिका यानी वैक्यूल भी नहीं पाया जाता है, सूत्री कोशिका विभाजन नहीं करती है, और माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, ये सब कुछ नहीं पाया जाता। और यूकैरियोटिक में ये सब पाया जाता है। राइबोसोम इसमें पाया जाता है, डीएनए इसमें पाया जाता है लेकिन इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। और यूकैरियोटिक में डीएनए पाया जाता है विद हिस्टोन प्रोटीन, और यूकैरियोटिक में राइबोसोम 70S और 80S दोनों प्रकार के पाए जाते हैं। आई होप आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का अंतर अच्छे से पता चल गया होगा। सारी चीजें जूलॉजी को बेसिक्स समझने के लिए हम आपको जिस दिन हमारे 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, इसी तरह से एक एक चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करके राइटिंग बोर्ड के माध्यम से आपके लिए वीडियो लेकर आने वाले, एकदम पेड बैच की तरह। ठीक है, तो आप फटाफट से अपने इस परिवार को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और इसको जो है 10,000 सब्सक्राइबर पहुंचाने में हमारी मदद करिए। उसके लिए हमें आपके सहयोग की जरूरत है। जिस दिन ऐसा हो जाएगा उसी दिन हम आपको पेड बैच, मतलब बिना किसी चार्ज के पेड बैच का कंटेंट देना प्रारंभ कर देंगे। ठीक है, बाकी डिपेंड आप पे करता है कि आप कितना जल्दी वो चीजें पाना चाहते हैं। सितंबर में हमारा एग्जाम है, जितना जल्दी आप 10,000 सब्सक्राइबर हमें पहुंचा देंगे उतना जल्द हम आपका क्लास स्टार्ट कर देंगे और एग्जाम तक टॉपिक को फिनिश कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन है, इन प्रोकैरियोट्स ऑफ द फॉलोइंग व्हिच इज एब्सेंट। प्रोकैरियोटिक में निम्नलिखित में से कौन सी अनुपस्थित होती है। अब आप ऐसे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। प्रोकैरियोटिक कोशिका में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता, क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होता, यानी ऑल ऑफ एबव इसका सही जवाब हो जाएगा। एक बार अगर हम अच्छे से एक्सप्लेनेशन को देख लिए हैं तो अब यहाँ से क्वेश्चन हम बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। ये क्वेश्चन कोई मेरे द्वारा नहीं बनाया गया था, यूपी टीजीटी बायोलॉजी में आया हुआ था, इसीलिए आपसे बार बार कह रही हूँ, चाहे आप पीआरटी, चाहे आप टीजीटी, चाहे आप 6 to 8, चाहे आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। अगला क्वेश्चन है, द सेल ऑर्गेनेल्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल आर मूव्ड बाय। यूकैरियोटिक कोशिका के कोशिका अंग गतिमान किए जाते हैं, यानी यूकैरियोटिक कोशिका के जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो किसके द्वारा मूव करते हैं, किसके द्वारा गति करते हैं। ऑप्शन दिया है एक्टिन फिलामेंट्स ओनली, माइक्रोट्यूब्यूल्स ओनली, बोथ एक्टिन फिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स, या बोथ सीलिया या फ्लैजला, किसके द्वारा ये गति करते हैं यूकैरियोटिक कोशिका के। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ एक्टिन फिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स। एक्टिन फिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स के द्वारा इनके जो अंगक है वो गति करते हैं। ठीक है, बात करें यूकैरियोटिक कोशिकाओं की, तो सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में एक्टिन जो है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये कोशिका आकार निर्धारित करता है और इसकी सतह को गति की अनुमति देता है, यानी कि इसका जो सरफेस होता है उसे मूवमेंट करने में हेल्प करता है। ठीक है, और बात करें माइक्रोट्यूब्यूल्स की, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स नेटवर्क को कोशिका वृद्धि और गति के साथ साथ प्रमुख सिंगलिंग घटनाओं को विनियमित करने में अपनी भूमिका के लिए पहचाना जाता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्यूट पोटेंशियल इज ऑलवेज। ये बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, ये आपका किसी भी एग्जाम में देखने को मिल सकता है। सॉलिड पोटेंशियल यानी कि विलय विभव सदैव होते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, विलय विभव का फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है और पूछा है कि सॉलिड पोटेंशियल जो होते हैं वो कैसे होते हैं। निगेटिव यानी कि नकारात्मक, पॉजिटिव यानी कि धनात्मक, जीरो यानी कि शून्य, या फिर 1।
पीजीटी बायोलॉजी में आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन ये आपको 6 to 8 में भी देखने को मिल सकता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। विलय विभव जो होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं? निगेटिव होते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। कैसे होते हैं? निगेटिव होते हैं। ये पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उसे भी जरूर ज्वाइन करें, जहां से आपको सारे अपडेट्स तत्काल प्रभाव से प्रोवाइड करवाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स इज नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन? निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक है जिसकी कला से अवतरित नहीं है, मतलब जो किसी भी कला से अवतरित नहीं है, जिसमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है? क्या वो लाइसोसोम है, राइबोसोम है, प्लास्टिड है, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है? इस क्वेश्चन से हम आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाले हैं, तो आप कॉन्सेंट्रेट होकर, अगर आप कॉपी पेन लेकर बैठे हैं तो एक जगह नोट करते जाइए। सबसे पहले इसका जवाब हम बाद में जानेंगे, सबसे पहले हम जान लेते हैं लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम क्या है? तो लाइसोसोम को सुसाइडल बैग के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है? सुसाइडल बैग के नाम से जाना जाता है। आत्मघाती थैली के रूप में भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो लाइसोसोम होता है इसमें एसिड एंजाइम भरे होते हैं, हाइड्रोलाइसिस एंजाइम इसमें भरे होते हैं। अगर ये लाइसोसोम, अगर ये मान लीजिए एक पाउच है, ये पाउच है, इसमें हाइड्रोलाइसिस एंजाइम होते हैं, अगर ये लाइसोसोम फट गया तो इसके आसपास जितनी भी कोशिकाएं हैं ये इन सबको मार देता है। इसीलिए इसे सुसाइडल बैग ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है। ये खुद तो मरता है, बाकी सारी कोशिकाओं को भी, अपने आसपास की सारी कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। फिर ये लाइसोसोम हमारी बॉडी में पाया क्यों जाता है? अगर ये हमारी बॉडी को नुकसान करता है तो हमारी बॉडी में पाया क्यों जाता है? तो इसके बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर भी देखने को मिलते हैं। मान लीजिए कभी आपको चोट लग गई और आप देखते हैं कि आपके स्किन पे ऐसे यहाँ पे ब्लू ब्लू या ब्लैक ब्लैक हो जाता है। ये लाइसोसोम क्या करता है ना, अपने लाइसोसोम को इस पे जिसके पास जो एसिड होता है, जो एंजाइम होता है, उसको थोड़ा रोज इसके ऊपर छिड़कता रहता है, जिसकी वजह से आप देखते हैं धीरे धीरे वो ब्लैकनेस गायब हो जाती है, यानी कि वहां की सेल जो रैप्चर्ड हुई है उसको ये मार देता है, खत्म कर देता है, खा लेता है। ठीक है, तो ये इसके इंपॉर्टेंट रोल होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें सेकंड ऑप्शन राइबोसोम की, राइबोसोम क्या है तो इसके बारे में मैंने आपको बताया। ये एनिमल सेल का सबसे छोटा ऑर्गेनेल्स होता है। अगर पूछा जाए सबसे छोटा ऑर्गेनेल्स क्या होता है, राइबोसोम होता है। ये राइबोसोम ही वह ऑर्गन है, वह ऑर्गेनेल है जो है किसी भी सेल मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा नहीं होता है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर प्रेजेंट होता है और इसे प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है। यानी कि प्रोटीन बनाने का कार्य कौन करता है? तो ये राइबोसोम करता है। इसके अलावा बात करें प्लास्टिड की, तो प्लास्टिड जो है ये भी यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाने वाला एक ऑर्गन्स है। ये 3 प्रकार के होता है, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और एक क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट। ये 3 प्रकार का होता है और ये पादप कोशिका में पाया जाता है, यानी प्लांट कोशिका में देखने को मिलता है। ये करता क्या है? तो क्लोरोप्लास्ट हरा रंग प्रदान करता है। क्रोमोप्लास्ट क्या करता है? जैसे आप लोगों ने टमाटर का लाल रंग, बैगन का बैगनी रंग, ये सब प्रोवाइड करवाने का कार्य क्रोमोप्लास्ट करता है। और जो ल्यूकोप्लास्ट होता है इसमें कोई भी कलर नहीं पाया जाता है, ये कलरलेस होता है। ठीक है, प्लास्टिड कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। इसके अलावा बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसे स्केलेटन ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि अगर मान लीजिए ये आपकी कोई कोशिका है और बीच में इसके न्यूक्लियस पाया जाता है और न्यूक्लियस के चारों तरफ इस तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिलता है। ये इसको क्या करता है? सहारा प्रदान करने का कार्य करता है। कोई कोशिका यहाँ से पचक न जाए, इसलिए ये इसको बीच में रोके रखता है, इसीलिए इसे स्केलेटन ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी 2 प्रकार के होते हैं, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? ये मान लीजिए रेटिकुलम है, ये न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ है, तो इसी पे ना इसके कुछ भाग पे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। इसके जितने भाग पे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये क्या करता है? प्रोटीन बनाने का कार्य करता है। क्या करता है? प्रोटीन बनाने का कार्य करता है। और इसके जिस भाग पे राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं उसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अब आपके लिए मेरा क्वेश्चन ये है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाता है, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या कार्य है? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक अपनी तैयारी को स्टार्ट नहीं किया, आप नए हैं, आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, या आप काफी टाइम से बैठे हुए घर पे, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। एकदम बेसिक से एक एक चीजों को क्लियर करते हुए आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले कराए जाएंगे, इसके बाद आने वाले संभावित क्वेश्चन कराए जाएंगे। इसके अलावा थ्योरी क्लासेस तो आपकी चलेगी, लेकिन एक एक क्वेश्चन को इतना अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूंगी ना कि आपका साइंस का सारा डर निकल जाएगा। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से एग्जाम देने जा रहे हैं, बिल्कुल निश्चिंत होकर हमारे साथ जुड़िए, आपके डर को बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा। चाहे आप नए हैं, पुराने हैं, बेसिक से तैयारी कर रहे हैं, या फिर
अपनी तैयारी को होल्ड कर चुके हैं, तो भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप बस हमारे साथ जुड़े रहिए और जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनको कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश किया करिए। अगर आप कमेंट बॉक्स में एक्टिव पार्टिसिपेट करते हैं तो उससे 2 फायदे होते हैं। एक तो आपके एक्टिव पार्टिसिपेशन को देख के हमें मोटिवेशन मिलता है, और दूसरा, अगर आप, जैसे मैंने आपसे पूछ लिया कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य क्या है, आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये कार्य करता है, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाता है। अगर वो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल गया तो आप उसको डायरेक्ट मार्क करके चले आते हैं। देखिए, बिहार का जो टीआरई एग्जाम है ये आपका कोई डिस्क्रिप्टिव एग्जाम तो है नहीं, बस आपको क्वेश्चन देखना है, आंसर देना है। तो अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में कोई भी आंसर सेव है तो आप उसको जो है कर ले जाएंगे। इसीलिए आपसे अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में पार्टिसिपेट जरूर करिएगा। और आपके जानने वाले में कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त, कोई यार, कोई साथी, कोई भी ऐसा है जिसने अपनी तैयारी को छोड़ दिया है, 2 साल 10 साल छोड़कर बैठा है और अब वो टीआरई की एग्जाम देने की कोशिश कर रहा है, चाहता है कि वो टीआरई एग्जाम दे, या साइंस से कोई भी एग्जाम देने जा रहा है, तो उस तक ये वीडियो जरूर भेजिएगा। क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले करवाए जा रहे हैं, उसके बाद आपको संभावित क्वेश्चन करवाए जाएंगे, उसके बाद आपको थ्योरी क्लासेस भी प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो फ्री ऑफ कॉस्ट, ये सब आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। बस आपको मांगा क्या जा रहा है, आपसे हमें चाहिए क्या, तो आपसे हमें बस अपने मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट बॉक्स में पूछे गए क्वेश्चन का जवाब देना, और अगर हो सके तो वीडियो को लाइक भी कर देना है। ठीक है, आप इतना कर दीजिएगा। ठीक, इसका सही जवाब ऑप्शन बी हम लोगों ने देख लिया। अगला क्वेश्चन है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण नहीं है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, एक एक ऑप्शन को हम लोग डिस्कस करेंगे, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, आपके सारे डर को हम निकाल देंगे। अगर आपने कभी पढ़ा है तो आपका रिविजन हो जाएगा, अगर नहीं पढ़ा है तो आपको चीजें याद हो जाएंगी। 4 ऑप्शन में आपको दिया है बैक्टीरिया, क्लोरेला, माइकोप्लाज्मा और नॉनस्टॉक। पूछा गया है कौन सा प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण नहीं है। बात करें बैक्टीरिया, जिसे जीवाणु कहा जाता है, इसका जो सेल होता है ये सिंगल सेल होता है, ये प्रिमिटिव टाइप का होता है, प्रोकैरियोटिक होता है, पहला तो होता है। दूसरा जो है क्लोरेला, कोलेरा क्या है, तो कोलेरा एक एल्गी है, एक आपका शैवाल है। शैवाल जितने भी होते हैं ये प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत नहीं आते हैं। ये किसके अंतर्गत आते हैं, ये यूकैरियोटिक के अंतर्गत आते हैं। तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा माइकोप्लाज्मा जो सिंगल सेल होता है और सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक एनिमल होता है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, इसी माइकोप्लाज्मा की होती है। इसे पीपीएलओ के नाम से जाना जाता है। पीपीएलओ यानी कि प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये इसका फुल फॉर्म होता है। और सबसे छोटी कोशिका इसी की होती है। कितनी होती है, लगभग 0.02 नैनोमीटर होती है। बात करें नॉनस्टॉक की, तो नॉनस्टॉक जो है ये भी प्रोकैरियोटिक सेल के अंतर्गत आता है। जो नहीं है वो कौन सा नहीं है, कोलेरा नहीं है। क्यों कोलेरा नहीं है, क्योंकि कोलेरा एल्गी है, और एल्गी जितने भी एल्गी होते हैं वो प्रोकैरियोटिक ना होकर के यूकैरियोटिक होते हैं। बॉटनी वाले सेशन में हम लोग उसको भी पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक को, बैक्टीरिया, एल्गी, फंगी सब पढ़ेंगे। अगर आप चाहेंगे, अगर आप चाहते हैं बॉटनी का एग्जाम भी देना, और अगर आप चाहते हैं, अगर आप 6 to 8 दे रहे हैं तब तो आपको जूलॉजी बॉटनी दोनों पढ़ना है। अगर आप केवल तैयारी कर रहे हैं पीजीटी की तो आपको केवल जूलॉजी या बॉटनी में से एक पढ़ना है, और अगर आप टीजीटी देने जा रहे हैं तो भी आपको दोनों पढ़ना है। आप चाहें तो बॉटनी के भी इसी तरह से अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, आप उनसे भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो हम लोगों ने देखा ऑप्शन बी उसका सही जवाब था। मोनेरा प्रोकैरियोट्स होते हैं, जबकि बैक्टीरिया, साइनोबाइट बैक्टीरिया, ये सब क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सर्वप्रथम देखा गया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे कहीं कहीं ईआर भी लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है, ईआर लिखा रहता है। पूछा जा रहा है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सर्वप्रथम किसने देखा था। आपके सामने 4 वैज्ञानिक के नाम दिए हैं, फ्लेमिंग, बेंडा, पोर्टर और क्लाउड। किस वैज्ञानिक ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखा था। मैंने आपको बताया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या, जिसे स्केलेटन ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है, यानी कोशिका का कंकाल तंत्र कहा जाता है। और इसको सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने देखा था, इसको सर्वप्रथम जिस वैज्ञानिक ने देखा था उनका नाम पोर्टर था। क्या नाम था, पोर्टर था। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप्स के होते हैं, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक ईआर, और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन सा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों होता है, क्योंकि इस पे राइबोसोम प्रेजेंट होता है। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या कार्य है, ये आपको होमवर्क में, आज के होमवर्क के रूप में दिया गया। आप इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप नहीं भी बता पाते हैं या बताने की कोशिश करते हैं, गलत हो जाता है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको करेक्ट जवाब मेरे द्वारा आपको दिया जाएगा, और कमेंट बॉक्स में भी आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर मैं करूंगी। तो आप इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश जरूर करिएगा। ये क्वेश्चन आपको राजस्थान पीजीटी बायोलॉजी और राजस्थान पीजीटी बायोलॉजी 2015 और 16 में दोनों में देखने को मिला है।
बात करें यहाँ पे एक वैज्ञानिक दिए हुए हैं फ्लेमिंग। फ्लेमिंग कौन है? तो फ्लेमिंग आप सभी जानते हैं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इनका पूरा नाम है। इन्होंने किस चीज की खोज की थी? तो आप लोगों ने नाम सुना होगा पेंसिलियम नोटेटम। पेंसिलियम नोटेटम जिसे पेंसिलिन कहा जाता है, उसकी खोज करने वाले ये वैज्ञानिक फ्लेमिंग ही है। ये पहला एंटीबायोटिक था। कुछ वीडियो ना आपको हमारे इसी चैनल पे शॉर्ट वीडियो के माध्यम से कुछ चीजें प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, तो आप उन शॉर्ट वीडियो को जब आप देखेंगे ना, तो आपको छोटे छोटे वीडियो 2-3 मिनट में आपके सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते रहेंगे, तो आप उनको भी जरूर देखने की कोशिश किया करिए, ठीक है। वहां पे हमने पेंसिलियम नोटेटम के बारे में सब कुछ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, कब खोजा, कैसे खोजा, किस चीज में खोजा, सारी चीजें बताएंगे, तो आप शॉर्ट वीडियो भी जरूर देखा करिए। अगला क्वेश्चन है सेल वाल। सेल विदाउट सेल वाल इज नोन एज। कोशिका भित्ति रहित कोशिका कहलाती है। सेल विदाउट सेल वाल यानी कि वो कोशिका जिसमें सेल वाल नहीं पाया जाता है, वो क्या कहलाता है? साइटोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट या क्लोरोप्लास्ट क्या कहलाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट क्या है? तो प्रोटोप्लास्ट को जीवन का भौतिक आधार माना गया है, या कह सकते हैं जीवन की इकाई है प्रोटोप्लास्ट। और ये जो है इसमें कोई भी कोशिका भित्ति यानी कि सेल वाल नहीं पाया जाता है। साइटोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट, ये तीनों जो है आपको प्लांट सेल में देखने को मिलता है, और प्लांट सेल में आपको सेल वाल देखने को मिलता है। एनिमल सेल में कभी भी आपको सेल वाल देखने को नहीं मिलेगा। प्रोटोप्लास्ट ये एनिमल सेल का हिस्सा है, और इसमें जो है कोई भी सेल वाल यानी कि कोशिका भित्ति प्रेजेंट नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रोटोप्लास्ट पादप कोशिकाओं से एंजाइम विधि, एंजाइम सेलुलोज और पेक्टिनेज का उपयोग करके या यांत्रिकी विधि द्वारा कोशिका भित्ति को नष्ट करके प्राप्त किया जाता है। प्रोटोप्लास्ट सॉरी मैंने आपको जो जीवन का भौतिक आधार बताया है वो प्रोटोप्लास्ट नहीं, वो प्रोटोप्लाज्म है, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म है, यहाँ से मुझसे मिस्टेक हो गया, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, माफ करिएगा, गलती हो गई। वो प्रोटोप्लाज्म होता है, ठीक है। यहाँ पे प्रोटोप्लास्ट दिया है, तो प्रोटोप्लास्ट भी ये भी पादप सेल का हिस्सा है, लेकिन ये जो है इससे पेक्टिनेज प्राप्त किया जाता है और सेलुलोज प्राप्त किया जाता है, लेकिन इसमें कोई भी कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, ठीक है। माफ करिएगा, गलती हो गई। अगला क्वेश्चन, बैक्टीरिया में पाए जाने वाले राइबोसोम का औषाधन गुणांक क्या है? यानी कि आपसे पूछा है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट ऑफ राइबोसोम फाउंड इन बैक्टीरिया। सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट क्या होता है? तो देखिए मैंने आपको बताया राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, एक 70S एक 80S। अब इन दोनों को S जो लिखा है S, ये पीछे S लिखा है, ये S क्या होता है? इसी S को सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट कहा जाता है। अब आपसे बैक्टीरिया का सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट पूछा है। बैक्टीरिया क्या है, यूकैरियोटिक कि प्रोकैरियोटिक? जब हम यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक पढ़ रहे थे तो उसमें हमने देखा था कि बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक, बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक है। तो जितने भी प्रोकैरियोटिक एनिमल्स होते हैं उसमें 70S पाए जाते हैं, तो इसमें भी 70S ही पाया जाएगा। कितना पाया जाएगा? 70S। अब देखिए इसको भी ना दो भागों में तोड़ा जाता है। कौन कौन से? 70S को आप तोड़ेंगे 50S और 30S, 50S और 30S, जबकि 80S को तोड़ा जाता है 60S और 40S, 60S और 40S। ये S जो है इसका फुल फॉर्म सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट कहा जाता है, या इसी को स्वेडबर्ग यूनिट के नाम से भी जाना जाता है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में 70S और 80S दोनों प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शारीरिक रूप से प्रेरित कोशिका मृत्यु है, फिजियोलॉजिकली इंड्यूस्ड सेल डेड इन। शारीरिक रूप से प्रेरित मृत कोशिका कौन सी है? नेक्रोसिस, हिमोलाइसिस, ऑस्मोसिस या फिर एपोप्टोसिस? कौन सी शारीरिक रूप से मृत कोशिका? मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ जिससे आपको क्वेश्चन के साथ आंसर भी दिखे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस यानी कार्यक्रम कोशिका मृत्यु। शारीरिक रूप से प्रेरित कोशिका मृत्यु को कार्यक्रम कोशिका मृत्यु यानी कि एपोप्टोसिस कहते हैं, जिसे हिंदी में कार्यक्रम कोशिका मृत्यु कहते हैं। अगर आप हिंदी देख रहे हैं तो आपको नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है, लेकिन इंग्लिश में इसे एपोप्टोसिस कहा जाता है, और ये शारीरिक रूप से मृत कोशिका होती है। यह एक कोशिकीय जीवों में नहीं होती है, लेकिन बहुकोशिकीय जीवों में यह कंपल्सरी मतलब जरूर से जरूर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चयनित एजेंट और उपयोग की गई सांद्रता के आधार पर एपोप्टोसिस घटनाओं का पता 8 से 72 घंटे के बाद उपचार के बीच लगाया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। बिहार पीजीटी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अ प्रोकैरियोटिक सेल कंटेन। एक प्रोकैरियोटिक कोशिका में शामिल है, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या शामिल है? 2 लाइनर डीएनए स्टैंड एज हिस्टोन। क्या 2 रेखिक डीएनए स्टैंड और हिस्टोन दोनों ही आपको देखने को मिला? तो हमने देखा था कि प्रोकैरियोटिक जो कोशिका है इसमें डीएनए तो है, लेकिन इसमें हिस्टोन नहीं देखने को मिला था।
और जो डीएनए था वो भी बिल्कुल प्रिमिटिव प्रकार का था, यानी कि इसको आप, एक मिनट यार क्या हो रहा है, यानी कि आप कह सकते हैं सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए था। कैसा था? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए था। तो पहला तो गलत हो जाएगा। दूसरा है सिंगल सर्कुलर डीएनए स्टैंड विदाउट हिस्टोन, यही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सिंगल सर्कुलर, इसको सर्कुलर कहा जाता है, ऐसे मतलब बना दिया जाता है सिंबल के रूप में। सिंगल सर्कुलर डीएनए विदाउट हिस्टोन, ये आपको प्रोकैरियोटिक कोशिका में देखने को मिलता है। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, ये तो किसी कीमत पे संभव नहीं है, क्योंकि ये बहुत छोटी कोशिका होती है, अल्प विकसित होती है, इसमें कोई भी सेल ऑर्गेनेल्स जनरली देखने को नहीं मिलता सिवाय न्यूक्लियस के। ठीक है, न्यूक्लियाई और सेंट्रियोल, न्यूक्लियाई सेंट्रियोल दोनों नहीं पाया जाता। सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डेस्मोसोम किसका संशोधन है? यानी डेस्मोसोम इज मॉडिफिकेशन ऑफ। डेस्मोसोम ये आपको प्लांट सेल में देखने को मिलता है कि यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वहां से निकलकर बना हुआ है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बना है, गोल्गी बॉडी से बना है, या फिर ये ER न्यूक्लियस कॉम्प्लेक्स यानी एंडोप्लाज्मिक न्यूक्लियस कॉम्प्लेक्स से बना है। तो बात करें डेस्मोसोम की, तो ये जो है प्लाज्मा झिल्ली का रूपांतरण होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का रूपांतरण होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। किसका रूपांतरण है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। डेस्मोसोम आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये आपको डायग्राम के माध्यम से दिखाया गया है। ये देखिए, ये मान लीजिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये जो ऊपर वाली भाग होती है इसी को तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। यही आगे चल के क्या बनाता है? डेस्मोसोम बनाता है। क्या बनाता है? डेस्मोसोम। ये डेस्मोसोम, ये डेस्मोसोम, ठीक है। क्या बनाता है? डेस्मोसोम। ये एडहेसिव होता है, यानी दो कोशिकाओं को आपस में चिपकाने का कार्य करता है। ये इंटरसेलुलर जंक्शन के रूप में भी कार्य करता है, ठीक है। और ये किसका रूपांतरण होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का रूपांतरण होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डेस्मोसोम संबंधित है कोशिका विभाजन से, एनिमल सेल एडिशन से, प्लांट सेल एडिशन से, या बैक्टीरियल एडिशन से? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एनिमल सेल एडिशन से। डेस्मोसोम एनिमल सेल एडिशन से। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। राजस्थान पीजीटी में पूछा गया कार्य है। यह क्या करता है? एक कोशिका को दूसरी कोशिका से जोड़ने का कार्य करता है, एडिशन का कार्य करता है, तो इसी को चिपकाने का कार्य करता है। ये किसमें पाया जाता है? प्लांट सेल में। सॉरी, मैंने आपको शायद प्लांट सेल बता दिया था, फिर भी मैं आपको प्लांट सेल ही बता रही हूँ। ये एनिमल सेल में पाया जाता है। किसमें? एनिमल सेल में पाया जाता है, ठीक है। और ये एनिमल सेल के एडिशन में कार्य करता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन केंद्रक कला और माइटोकॉन्ड्रिया रहित है? मतलब इसमें से वो कौन सा है जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों नहीं पाया जाता है? पहला है बैक्टीरिया। क्या आपको लगता है कि बैक्टीरिया में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा? नहीं पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक है, और प्रोकैरियोटिक में ना तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने को मिलता है, ना तो माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलता है। तो पहला तो सही हो गया, रहित है मतलब नहीं पाया गया। दूसरा है बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, ये भी प्रोकैरियोटिक है, इसमें भी नहीं होगा। मैमेलियन इरिथ्रोसाइट, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, मैमेलियन इरिथ्रोसाइट। मैमेलियन एरिथ्रोसाइट, स्तनधारी एरिथ्रोसाइट क्या है? इसी को आरबीसी के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं? आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। और इसमें भी आपको न्यूक्लियस नहीं देखने को मिलेगा। अगर न्यूक्लियस नहीं है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहाँ से आ जाएगा? और इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं देखने को मिलेगा। यानी कि उपयुक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ना तो बैक्टीरिया में, ना ही ब्लू ग्रीन एल्गी में, ना भी आरबीसी में। आपको तीनों में ही केंद्रक कला और यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों ही देखने को नहीं मिलेगा। ऑल ऑफ अबव इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन आप पीडीएफ लेके वहां से पढ़ लीजिएगा, मैं आपको जो बता रही हूँ उतना आपके लिए इनफ है। अगला क्वेश्चन है वाक्य, एक सेंटेंस है ओमनी सेलुलर ई सेलुलर। इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क करिएगा, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ये यूपी पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, लेकिन पीसीएस के क्वेश्चन पीजीटी में रिपीट होते हैं, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। एक सेंटेंस है ओमनी सेलुलर ई सेलुलर, जिसका मतलब है सभी कोशिका पहले से मौजूद कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं। किसके द्वारा ये शब्द, ये फ्रेज कहा गया है? एक फ्रेज है, ये फ्रेज है ओमनी सेलुलर ई सेलुलर। इसका क्या अर्थ होता है कि जितनी भी कोशिकाएं हैं, जितनी भी नई कोशिकाएं बन रही हैं, वो जो पहले से कोशिका है उसी से निर्मित हो रही हैं, उसी से बन रही हैं। इसी को एक कॉमन भाषा में ओमनी सेलुलर ई सेलुलर कह दिया गया। पूछा जा रहा है ये टर्म दिया किसने, ये सेंटेंस कहा किसने, ये फ्रेज कहा किसने? चार ऑप्शन आपके सामने, लुई पास्चर, आर विर्चो, एम फ्लेमिंग, या एच ए क्रेन। इसका सही जवाब क्या होगा कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आर विर्चो। आर विर्चो नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्हें रूडोल्फ विर्चो के नाम से जाना जाता है। इन्होंने 1855 में एक टर्म कहा ओमनी सेलुलर ई सेलुलर। एक फ्रेज कहा, किसके लिए कहा? कि जितनी भी नई कोशिकाएं हैं वो पुरानी कोशिकाओं से ही बन रही हैं, अर्थात उनका जीवन से जीवन आता है, यानी लाइफ ही लाइफ को ला सकता है। ये बात इन्होंने एक फ्रेज में समझाने की कोशिश की, ओमनी सेलुलर ई सेलुलर। किसके द्वारा कहा गया? ये रूडोल्फ विर्चो के द्वारा। कब? 1855 में, 1855
1955 में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सबसे पहले किसने समझाया कि कोशिका की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं से हुई है? वही क्वेश्चन देखिए अब आपको दूसरी तरह से पूछ लिया गया। कोशिका की उत्पत्ति यानी प्री एग्जिस्टिंग सेल से नई कोशिकाएं बन रही हैं, इसी को ओमनीसेलुला इसेलुला के नाम से बताया आपको किसने? रोडोल्फ विर्चो ने। ये क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसके अलावा अच्छा हाँ, कुछ और साइंटिस्ट हैं, इनके बारे में देख लें। रॉबर्ट ब्राउन, मैंने आपको बताया था न्यूक्लियस की खोज की थी। रॉबर्ट हुक, इन्होंने कोशिका की खोज की थी। कौन सी कोशिका थी? मृत कोशिका थी। उसके बाद स्वान ने सलाइडन और स्वान ने सेल थ्योरी दिया था, सेल सिद्धांत दिया था। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सारी चीजें आपको हमारे पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और पीडीएफ आप ले लेके एक्सप्लेन मतलब पढ़ते जाइएगा। अभी आपके पास एग्जाम में बहुत टाइम है, सितंबर तक आपकी थ्योरी क्लासेस भी कंप्लीट करवाने की मैं कोशिश करूंगी, लेकिन थ्योरी क्लासेस पहले स्टार्ट तो कराइए, चैनल को 10,000 सब्सक्राइबर पहुंचाइए, तो तब तो थ्योरी क्लासेस कंप्लीट हो पाएंगी। बाकी ये जो आपको चल रहा है ये तो एज इट इज आपको एग्जाम तक मिलता रहेगा। पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, हम क्वेश्चन के लेवल को देखेंगे कि किस लेवल तक क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकता है। उसके बाद हम एक्सपेक्टिंग क्वेश्चन करेंगे जो हमें एग्जाम में डायरेक्ट टच करेंगे। ठीक है, बस आप हमारे साथ पेशेंस के साथ लास्ट तक बने रहिएगा। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट यूकैरियोट वेयर? पहले यूकैरियोट थे मोनेरंस, प्रोटेस्टेंस, प्रोटोजोअन्स या साइनोबैक्टीरिया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि प्रोटिस्टेंस। पहले यूकैरियोट कौन थे? प्रोटिस्टेंस थे। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन थे? प्रोटिस्टेंट थे। यूकैरियोट क्या होता है? तो इसमें पूर्ण विकसित न्यूक्लियस पाया जाता है। ये फ्री स्विमिंग, पैरासाइट और ऑटोट्रॉपिक थे। कौन? प्रोटिस्टेंट। उसके बाद अगर बात करें मोनेरा जगत के अंतर्गत प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया। ये अविकसित केंद्रक पाए जाते थे इसमें। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक अगर पूछा जाए इन दोनों शब्द का किसने ये दोनों टर्म दिया था, तो चैतन नाम के एक वैज्ञानिक थे। क्या नाम था? चैतन नाम के एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1937 में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक टर्म दिया था। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। पहला यूकैरियोटिक कौन सा था? तो पहला यूकैरियोटिक प्रोटिस्टेंट था। इनके पहले जगत मोनेरा जो था, किंगडम 5 जगत क्लासिफिकेशन आप सभी ने पढ़ा होगा, आर.एच. हुटेकर के द्वारा 5 जगत क्लासिफिकेशन दिया गया था, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, एल्गी, फंगी, प्लांट और एनिमिलिया रखा गया था। इसमें जो है पहले जो यूकैरियोट थे वो कौन से थे? यही प्रोटिस्टेंट रखे गए थे। और यूकैरियोट और प्रोकैरियोट शब्द किसने दिया? चैटन नामक वैज्ञानिक ने। कब दिया? 1937 में। अगला क्वेश्चन, जंपिंग जीन होते हैं। जंपिंग जीन बैक्टीरिया ओनली, बैक्टीरियोफेज ओनली, यूकैरियोट्स ओनली, या यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स दोनों? पीसीएस 3 और जीआईसी बायोलॉजी दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है कि जंपिंग जीन किस में होते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स दोनों में ही जंपिंग जीन देखने को मिलता है। जंपिंग जीन की खोज किसने की थी? तो बर्बरा मैक्लीटॉन्क। बर्बरा मैक्लीटॉन्क नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1940 में जंपिंग जीन की खोज की थी। डीएनए अणुओं के ऐसे खंड जो डीएनए अणु में एक स्थान से अलग होकर दूसरे स्थान पे जुड़ जाते हैं, इन्हीं को ट्रांसपोज कहा जाता है और ये जंपिंग जीन कहलाते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो, यानी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गए, यानी जंप करके दूसरी जगह पहुंच गए। इन्हीं को ट्रांसपोजोन्स भी कहा जाता है, ट्रांसपोजोन्स भी कहा जाता है। ठीक है, इनको जंपिंग जीन क्यों कहा गया? क्योंकि ये मान लीजिए ये डीएनए है, ये डीएनए, एक मिनट हो जाइए, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन और क्रिक ने दिया था। ये मान लीजिए डीएनए है, कोई जीन है, इस पे कोई जीन है, ये मान लीजिए कलर का जीन है कि जीन क्या होता है? जीन माता पिता के लक्षणों को उनके बच्चों में पहुंचाने का कार्य करता है। ये जीन मान लीजिए कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये यहाँ से कूदकर यहाँ पहुंच गया, यहाँ से कूदकर यहाँ पहुंच गया, इसीलिए इसको जंपिंग जीन कहा जाता है। एक जगह से दूसरी जगह ये पहुंच जाता है। ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में ही देखने को मिलता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये देखिए आपका क्वेश्चन पीसीएस और जीआईसी दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रोकैरियोटिक सेल लैक्स। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कमी होती है किसकी? न्यूक्लियोलस, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ऑल ऑफ एबव। तो हम सभी को पता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये तीनों चीजें नहीं पाई जाती। प्रोकैरियोटिक कोशिका अल्प विकसित केंद्रक पाया जाता है, इसमें जनरली चीजें एब्सेंट होती हैं, डीएनए होता है, लेकिन वो भी कैसा होता है? विदाउट हिस्टोन होता है। उसके अलावा 70 इस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। इसके अलावा इसमें और कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक एनिमल्स अपने सिंगल सेल से अपने जीवन की सारी क्रियाएं, एक्सक्रेशन, रिस्पायरेशन, डाइजेशन, सब कुछ अपने सिंगल सेल से ही कंप्लीट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, द प्रोकैरियोटिक जेनेटिक सिस्टम कंटेन्स। प्रोकैरियोटिक अनुवांशिकी प्रणाली में शामिल है। ऑप्शन डीएनए और हिस्टोन दोनों, डीएनए बट नो हिस्टोन, हिस्टोन बट नो डीएनए, नो डीएनए नो हिस्टोन। कौन सा शामिल है?
सही जवाब हो जाएगा डीएनए बट नो हिस्टोन। जो अनुवांशिक प्रोकैरियोटिक अनुवांशिक प्रणाली में शामिल है, हमने बताया था डीएनए पाया जाता है लेकिन इसमें हिस्टोन नहीं पाया जाता। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, किसी कोशिका में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? डीएनए, आरएनए, प्रोटीन या वाटर? तो कोई भी कोशिका हो, कोई भी सेल हो, कोई भी ऑर्गेनेल्स हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी प्लांट हो, सब में सबसे ज्यादा क्या होता है? वाटर ही पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। किसी कोशिका में कितने % वाटर पाया जाता है, कितना % जल पाया जाता है? तो 60 से 70% जल देखने को मिलता है, 15% लगभग प्रोटीन देखने को मिलता है। इसके अलावा इसमें कुछ अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ भी देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कोशिका सिद्धांत के अपवाद हैं। कोशिका सिद्धांत का अपवाद क्या है? कोशिका सिद्धांत क्या है और उसका अपवाद क्यों पूछ रहा है? तो सबसे पहले आप जानिए सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या है? सेल थ्योरी दिया था स्लाइडन और स्वान नामक साइंटिस्ट ने। अब इसके अपवाद के बारे में आपको 4 चीजें दी हुई है, बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, वायरस और प्रोटोजोआ। इसका अपवाद क्या है? तो इसका अपवाद जो है वो वायरस है। क्या है? वायरस है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसका अपवाद क्या है? वायरस। क्यों वायरस है? क्योंकि वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की कनेक्टिव लिंक कहा जाता है। क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि वायरस जो होता है, जब ये ह्यूमन में रहता है, किसी लिविंग में रहता है, किसी प्लांट में, किसी एनिमल में, किसी ह्यूमन में, ये लिविंग जैसा लक्षण शो करता है। लेकिन जैसे ये शरीर से बाहर गया, ये नॉन लिविंग हो जाएगा। सबसे पहले तो ये जानिए, वायरस जो होता है ये इमॉर्टल होता है, यानी ये अमर होता है, ये कभी नहीं मरता है। लेकिन जब ये शरीर से बाहर रहता है तो ये नॉन लिविंग का लक्षण शो करता है, लेकिन जैसे ये बॉडी में आता है ये लिविंग का लक्षण शो करने लगता है, अपने आप को रिप्लिकेट करने लगता है, डबल करने लगता है, रिप्रोडक्शन करने लगता है, शोषण करने लगता है और अपनी संख्या जो है वो बढ़ाने लगता है। लेकिन ये शरीर से बाहर कैसा होता है? मृत्यु होता है। इसलिए इसे सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा गया और यही सेल सिद्धांत का अपवाद भी होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाउंडर ऑफ सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी की खोज किसने की थी? सेल थ्योरी के फाउंडर कौन है? स्लाइडन और स्वान ने। स्लाइडन ने 1838 में और स्वान ने 1839 में। दोनों का अलग अलग जो था सिद्धांत था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पीसीएस और पीजीटी दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, खोज का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? खोज का सिद्धांत किसने दिया? तो हम लोगों ने देखा अभी, किसने दिया था? स्लाइडन और स्वान ने दिया था। किसने दिया था? स्लाइडन और स्वान ने। ऑप्शन सी सही जवाब। अगला, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने खोज का सिद्धांत को अंतिम स्वरूप दिया? अंतिम स्वरूप देने की बात करें तो रोडोल्फ बिरचाउ, जिन्होंने ओमनी सेलुला ई सेलुला की बात कही थी, इन्होंने खोज का सिद्धांत को अंतिम स्वरूप दिया था। इन्होंने खोज का सिद्धांत को अंतिम स्वरूप देने के लिए स्लाइडर और सोलान की जो हाइपोथेसिस थी, जो परिकल्पना थी, उसको संशोधित किया और इन्होंने बताया कि जो प्री कोशिकाएं हैं वो नई कोशिकाओं से, मतलब जो नई कोशिकाएं हैं वो प्रिमिटिव कोशिकाओं से बन रही हैं और इसी को इन्होंने एक फ्रेज के रूप में ओमनी सेलुला ई सेलुला वर्ड मतलब टर्म फ्रेज दिया था। ठीक है, किसने दिया था? रुडोल्फ बिरचाउ ने। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोट से भिन्न है। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोट से क्यों भिन्न है? पहला दिया है एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दूसरा गुणसूत्र होने के कारण, तीसरा दिया है 9+2 हैविंग 9+2 फाइबुलर स्ट्रक्चर इन देयर फ्लैजला या फिर देयर डीएनए प्रोटीन एसोसिएशन। किस कारण प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक से भिन्न है? तो हम सभी को पता है प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है, लेकिन यूकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रोकैरियोटिक में 70S राइबोसोम पाया जाता है, यूकैरियोटिक में 80S राइबोसोम पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियोलस नहीं पाया जाता है, यूकैरियोटिक में न्यूक्लियोलस पाया जाता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में भिन्नता रखती है, जिसके बारे में हम लोग इसके पहले के क्वेश्चन में ही देख चुके हैं। अगर आप स्टार्टिंग से क्वेश्चन नहीं देख रहे हैं, सीरीज को नहीं देखे हैं, तो आप स्टार्टिंग से देखिए, क्योंकि हम लोग बेसिक टू हाई जा रहे हैं। जिन्होंने सब कुछ पढ़ा है उनका रिविजन हो जाएगा, जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा उनको जीरो से याद करने में आसानी हो जाएगी। पहले हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसके बाद जैसा मैंने आपको कहा कि हम आने वाले संभावित क्वेश्चन और थ्योरी क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे, जिस दिन हमारे 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। 10,000 सब्सक्राइबर पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। जितना जल्दी आप पहुंचा देंगे उतना जल्दी आपको थ्योरी क्लासेस भी मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, प्रोकैरियोटिक जीव के केंद्रक समकक्ष को प्रोकैरियॉन्स या न्यूक्लियोइड के रूप में जाना जाता है और इसमें क्या होता है? हैज 1 ट्रू क्रोमोसोम, हैज अ प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, does not divide by regular mitosis या sometimes has a nucleolus। क्या होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, एक सच्चा गुणसूत्र। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक कला यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ट्रू न्यूक्लियस और सुव्यवस्थित कोशिकांग पाए जाते हैं, यानी फूड डेवलप्ड ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, सॉरी ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते, मतलब इसमें कुछ भी नहीं पाया जाता है, ना तो ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, ना ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है, ना ही डेवलप्ड ऑर्गेनेल्स पाया जाता है। इसमें 70 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। इसका उदाहरण
जीवाणु हो गया यानी बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, पीपीएलओ यानी जिसे बैक्टीरियोफेज जिसे माइकोप्लाज्मा कहा जाता है, ये सब इसके उदाहरण हो गए। ठीक है, और इसमें एक सच्चा गुणसूत्र पाया जाता है। एक इस बात को ध्यान दीजिएगा, इसमें ट्रू क्या बोलते हैं गुणसूत्र, एक मिनट, साइड क्रोमोप्लास्ट शायद बोलते हैं, क्रोमोप्लास्ट गुणसूत्र को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्रोमोप्लास्ट ना, क्रोमोसोम पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। हाँ, क्रोमोसोम इसका सही जवाब हो जाएगा। ये एक प्रोकैरियोटिक कोशिका का चित्र है आपके सामने, आप देख सकते हैं। इसमें क्या है, डीएनए पाया जाएगा लेकिन हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक परिपक्व मानव इरिथ्रोसाइट में विशिष्ट पहचान होती है, यानी एक मेच्योर ह्यूमन इरिथ्रोसाइट यानी आरबीसी की बात की जा रही है, उसका कैरेक्टर क्या है, एक यूकैरियोटिक सेल की तरह होता है, एक प्रोकैरियोटिक सेल की तरह होता है, प्रोकैरियोटिक और कोशिका दोनों की तरह होता है, यानी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों की तरह होता है, ना तो प्रोकैरियोटिक की तरह होता है ना यूकैरियोटिक की तरह होता है। तो जो ह्यूमन आरबीसी होता है ये ना तो प्रोकैरियोटिक की तरह होता है ना यूकैरियोटिक की तरह होता है। आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स, इसे इरिथ्रोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। इसमें केंद्रक नहीं होता है यानी न्यूक्लियस नहीं होता है। प्रारंभ में आरबीसी में केंद्रक होता है लेकिन बाद में परिपक्व होने के साथ, यहाँ पे मेच्योर पूछा है तो मेच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं देखने को मिलता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया शामिल है। प्रोकैरियोटिक एक नग्न डीएनए के साथ विशेष रूप से एक कोशिकीय होते हैं, जबकि एरिथ्रोसाइट एक बहुकोशिकीय जीव का हिस्सा होता है, यानी कि जितने मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके ब्लड में आरबीसी देखने को मिलता है। सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक होता है लेकिन आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो ये ना यूकैरियोटिक के लक्षण शो करेंगे ना प्रोकैरियोटिक के। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म किसके द्वारा अलग किए जाते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म किसके द्वारा अलग किए जाते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म है क्या? मान लीजिए ये आपके सामने कोई एनिमल सेल है, इसके अंदर आपको न्यूक्लियस मिलेगा। क्या हो रहा है, एक न्यूक्लियस बनाते हैं। ये एक सेल हो गया, इसके अंदर आपको मिलेगा एक न्यूक्लियस हो गया। अब न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म क्या है? तो देखिए, जो आपका न्यूक्लियस में द्रव्य भरा होगा, जो द्रव्य न्यूक्लियस में भरा होगा ये न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाएगा, और जो द्रव्य आपके सेल में भरा होगा ये साइटोप्लाज्म कहलाएगा। जो द्रव्य सेल में भरा होगा वो साइटोप्लाज्म, जो द्रव्य आपका न्यूक्लियस में भरा होगा ये न्यूक्लियोप्लाज्म। अब पूछा आपसे क्या जा रहा है कि इन दोनों को अलग किसके द्वारा किया जाता है? तो ये दोनों किसके द्वारा अलग हो रहे हैं? आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ना, एक मेम्ब्रेन है ना, एक मेम्ब्रेन इसके ऊपर होगी, इसी के द्वारा ये दोनों अलग हो रहे हैं, यानी कि टू लेयर मेम्ब्रेन के द्वारा ये अलग होते हैं। किसके द्वारा? टू लेयर्ड मेम्ब्रेन। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म टू लेयर्ड मेम्ब्रेन के द्वारा अलग होते हैं, या केंद्रक के चारों ओर एक आवरण बनाती है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये सेमी परमेबल होते हैं। ठीक है, ये सेमी परमेबल होते हैं, अर्धपारगम होते हैं। अर्धपारगम का मतलब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, क्रोमॉर्फिन कोशिकाओं में डोपामिन का रूपांतरण नॉर एपिनेफ्रिन के लिए होता है। इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इन माइटोकॉन्ड्रिया, इन द सिक्रेशन ग्रेन्यूल्स, या फिर इन द माइक्रोफिलामेंट्स। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली में। क्रोमॉर्फिन कोशिकाओं में डोपामिन नॉर एपिनेफ्रिन में बदल जाता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया जाता है। डोपामिन कहाँ पाया जाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। डोपामिन ट्रांसपोर्ट के माध्यम से एक पुटका में ले जाया जाता है, जहां इसे न्यूरॉन्स द्वारा नॉर एपिनेफ्रिन में परिवर्तित किया जाता है। अगर पूछा जाए डोपामिन को नॉर एपिनेफ्रिन में परिवर्तित करने का कार्य कौन करता है, तो न्यूरॉन्स करता है। इसमें एक अतिरिक्त एंजाइम डोपामिन बीटा हाइड्रोलोजेज एंजाइम होता है, हाइड्रोलोजेज एंजाइम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रोकैरियोटिक कोशिका का लक्षण नहीं है? चार ऑप्शन आपके सामने दिया, पूछा कौन सा प्रोकैरियोटिक का लक्षण नहीं है, यानी तीन है एक नहीं है। पहला, केंद्रक कला तथा केंद्रका की अनुपस्थिति, यानी अब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस दोनों अब्सेंट है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस नहीं है, न्यूक्लियस दिया। ठीक है, उसके अलावा अब्सेंस ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स, अब्सेंस ऑफ जेनेटिक मटेरियल, अब्सेंस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन इन द क्रोमोसोम। कौन सा इसका लक्षण नहीं है? तो देखिए, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस अब्सेंट होते हैं, ये तो है। अब्सेंस ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स, इसमें सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते हैं, ये भी है। अब्सेंस ऑफ जेनेटिक मटेरियल, तो देखिए जेनेटिक मटेरियल जो है ना, यही आपका सही जवाब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जेनेटिक मटेरियल जो है ये चाहे प्रोकैरियोटिक कोशिका हो चाहे यूकैरियोटिक कोशिका, दोनों में आपको जेनेटिक मटेरियल देखने को मिलेगा। अगर प्रोकैरियोटिक कोशिका में जेनेटिक मटेरियल नहीं होगा, आनुवंशिक पदार्थ नहीं होगा, तो उनके लक्षणों को उनके बच्चों में कौन ले जाएगा?
कैसे उनके बच्चों को पता चलेगा कि कैसे चलना है, कैसे खाना है, कैसे जीना, अपने जीवन को कैसे जीना, उनके लक्षणों को कौन ले जाएगा? ये जेनेटिक मटेरियल ही तो ले जाएगा। तो ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में देखने को मिलता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोकैरियोटिक है? कौन ना तो प्रोकैरियोटिक है ना यूकैरियोटिक है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए, पूछा कौन सा ना तो प्रोकैरियोटिक है ना यूकैरियोटिक। पहला, ऑसिलेटोरिया, टीएमबी यानी ट्यूबरको मोजेक वायरस, खमीर या इकोलाई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी टीएमबी यानी कि टोबैको मोजेक वायरस। वायरस, जैसा मैंने आपको बताया, ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होती है, जिसे न प्रोकैरियोटिक कहा जाता है, न यूकैरियोटिक, न लिविंग न नॉन लिविंग। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म टोबैको मोजेक वायरस होता है। ये लिविंग में लिविंग की तरह व्यवहार और नॉन लिविंग में नॉन लिविंग की तरह व्यवहार करता है। टीजीटी बायोलॉजी 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला, जीवन का भौतिक आधार कौन सा है? तो प्रोटोप्लाज्म जीवन का भौतिक आधार है। मैंने प्रोटोप्लास्ट बता दिया था, यही क्वेश्चन हमसे गलत हो गया था। ये क्वेश्चन DSSB PGT 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कौन सा है? प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी में गलती भी हुई थी और इसी सीरीज में आपको वो नाम भी मिल गया। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने दिया था, तो पुरकिंजे नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रोटोप्लाज्म शब्द दिया था, लेकिन इसे जीवन का भौतिक अधिकार हक्सले ने बताया था। अगर पूछा जाए प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार किसने बताया, तो हक्सले नाम के वैज्ञानिक ने बताया था। जबकि प्रोटोप्लाज्म टर्म किसने दिया था, तो पुरकिंजे नामक साइंटिस्ट ने दिया था। वही बात करें, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 ईस्वी में, और न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन में 1838 ईस्वी में। कब? 1838 ईस्वी में। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। जीवन का भौतिक आधार प्रोटोप्लाज्म है। यह बात किसने कही थी? हक्सले ने। और प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने दिया था? तो पुरकिंजे ने। अगला क्वेश्चन, अधिकांश प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं है कोलेस्ट्रॉल, कार्डियोलिपिन, न्यूक्लिक अम्ल या राइबोसोम। तो प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम तो होता ही होता है, न्यूक्लिक अम्ल भी होगा, कार्डियोलिपिन भी होगा। जो नहीं होगा वो क्या होगा? कोलेस्ट्रॉल। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो अनुपस्थित होता है, अधिकांश में। कुछ कुछ में देखने को भी मिलता है, लेकिन जनरली ये अनुपस्थित ही होता है। अगला क्वेश्चन, यूकैरियोटिक कोशिका में निम्नलिखित में से कौन तत्व सर्वाधिक सांद्रता में पाया जाता है? लोहा यानी कि Fe, फास्फोरस, कैल्शियम या फिर सल्फर। सही जवाब हो जाएगा इसका। कौन सा सर्वाधिक पाया जाता है? तो सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाएगा? कैल्शियम ही तो पाया जाएगा, जो हमारे सारे बोन्स को, टीथ को बनाने का कार्य करेगा। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। GIC में आया हुआ क्वेश्चन, इसे आप कॉमन सेंस के माध्यम से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैल्शियम जो है ये रुधिर का थक्का जमने में सहायता करता है, अस्थियों और दांतों के निर्माण में सहायता करता है, पेशियों को कार्य करने में सहायता करता है, इसीलिए ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। GIC में आया क्वेश्चन। अच्छा, आज का क्लास बस यहीं तक था। इतने क्वेश्चन आपको कैसे लगे जरूर बताइए। बेसिक से हमारे साथ तैयारी करने के लिए हमारे साथ जरूर जुड़े। लास्ट में एक कमेंट के माध्यम से बताते जाइएगा कि ये एफर्ट, ये वीडियो आपको कैसा लगा और कितने बजे आपको लाइव क्लास अवेलेबल चाहिए, वो भी हमें जरूर बता दीजिएगा। बाकी वीडियो में बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू।